माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में मैंने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका राहुल सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहां से हमने पिछला लेक्चर पिछली वीडियो में छोड़ के बंद किए थे, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम अगली टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। और वो टॉपिक ये थी कि हम ये पढ़ा के बताए थे कि वेग स्थिरांक के लक्षण क्या होते हैं, वेग स्थिरांक को कैसे परिभाषित करोगे, और वेग समीकरण क्या होता है। तो एक बात बखूबी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आज की टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या आज की टॉपिक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। और उस कोटि को समझने के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता आपके लिए ये होगी, आपको वेग व्यंजक या वेग समीकरण को समझना होगा। जब आप वेग व्यंजक या वेग समीकरण को समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक उस वेग समीकरण से आप बता लेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं वेग व्यंजक या वेग समीकरण। टॉपिक आपकी आज की है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिख रहा हूं यहां, जुड़ जाइए आप सभी लोग हमारे सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल से। अभिक्रिया की कोटि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आज के टॉपिक है। जैसा कि मैं आपको बताया स्टूडेंट कि भाई इस टॉपिक को अगर आपको समझना होगा तो आप जो स्टूडेंट पिछली वीडियो पूरा कंप्लीटली देखे होंगे उनको बेहतर समझ में आएगा, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को वॉच करेंगे देखेंगे वो पिछली वीडियो का सहारा ले लेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इसको समझने के लिए आपको वेग समीकरण या वेग व्यंजक पहली आवश्यकता है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से आप जनरल रिएक्शन माने थे, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी अंडरगो चेंज इनटू प्रोडक्ट, यह एक जनरल रिएक्शन थी, सामान्य अभिक्रिया भाई। तो अब बताइए ना कि जब ये सामान्य अभिक्रिया थी भाई, तो आप बताओ हमको कि इसमें स्मॉल ए अभिकारक ए के मोल की अणुओं की संख्या, स्मॉल बी बी के मोल अणुओं की संख्या। जब इसके लिए वेग व्यंजक या वेग समीकरण आप राइट करोगे भाई, जब आप वेग समीकरण लिखियो तो दिमाग की सारी खिड़कियां खोल लियो तब लिखियो। और वेग समीकरण आप कब लिख पाएंगे? समीकरण देख के तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि गुलवर्ग और वागे के नियम के अनुसार वह एग्जैक्टली नहीं होता है। आपको लैब में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आप वेग समीकरण लिख पाएंगे। और तब आप लिखते हैं dx/dt, अभिक्रिया की दर या वेग, दर समीकरण या वेग समीकरण, दर या वेग, या इसी को लिखते हो भाई r बराबर, आपसे हम बताए थे k इंटू एक्टिव मास ऑफ a के पावर अल्फा इंटू एक्टिव मास ऑफ b के पावर बीटा लिखे थे भाई। अब आप ये भी जानते हैं कि अल्फा और बीटा जो घात चढ़ाते हो आप, वह अभिकारक ए और बी की सांद्रता को बदल के चढ़ाते हो कि वह अभिकारक ए और बी की सांद्रता के कितनी घात पर निर्भर करती हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल आपको करना होगा। यह वेग समीकरण हमने पीछे बताया था, अल्फा प्रैक्टिकली वैल्यू है और बीटा भी प्रैक्टिकली वैल्यू है। अब यह तो वेग समीकरण रहा, क्या रहा भाई, यहाँ लिखा हूँ दर समीकरण, वेग व्यंजक या वेग समीकरण। तो अब देखो भाई क्या देखना है, यहाँ देखो बोर्ड पर dx/dt
दर आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए के पावर अल्फा इंटू एक्टिव मास ऑफ बी के पावर बीटा। पिछली वीडियो का सहारा लेंगे, बखूबी आप समझ जाएंगे स्टूडेंट। जो लोग पहली बार देख रहे हैं पिछली वीडियो जरूर देखेंगे, एक भी वीडियो मिस मत करिए, बेहतर समझ में आएगा। तो अब देखो, अगर इस अभिक्रिया की कोटि बताना हो भाई, आर्डर कोटि, जिसको आप क्या कहते हो, आर्डर, इन्हीं घातों को जोड़ दीजिए। बेहद आसान बात है। जब आप इन्हीं घातों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही इस अभिक्रिया की क्या होगा, कोटि। यही क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। समझ गए। अब देखो, हम लैंग्वेज बनाएंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे, बस आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, अभिकारक ए की सांद्रता की घात, और बीटा क्या है, अभिकारक बी की सांद्रता की घात। इसको सक्रिय द्रव्यमान कहिए, एक्टिव मास ऑफ ए, या मोलर सांद्रण कहिए, या सिर्फ सांद्रण कहिए, तीनों एक ही बात है। तो अल्फा अभिकारक ए की सांद्रता की घात, बीटा अभिकारक बी की सांद्रता की घात, दोनों को जोड़ देंगे, वह अभिक्रिया की कोटि होगी। क्या होगी जनाब, कोटि। चलिए, यानी अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि अल्फा, अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बीटा, और पूरे अभिक्रिया की कोटि अल्फा प्लस बीटा। तो बात समझ में आई। बत्ती जला लीजिए दिमाग की, समझ में आएगा तब है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। अब आपको परिभाषा बताएंगे लैंग्वेज बना के। कैसे, इस प्रकार से। कैसे, देखो भाई, अल्फा क्या, अभिकारक ए की सांद्रता की घात, बीटा क्या, अभिकारक बी के सांद्रता की घात, तो और कोटि क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो ना कह सकते हो भाई, क्या कहोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, यह प्रैक्टिकल से वेग समीकरण पता चलेगा, प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को, अरे भाई ये घात का योगफल तो है, ए की सांद्रता की घात अल्फा, बी की सांद्रता की घात बीटा, दोनों को जोड़ दिया तो अभिक्रिया की कोटि। तो कह सकते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग समीकरण होता है, प्रायोगिक वेग समीकरण, उसमें अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल यानी जोड़ ही अभिक्रिया की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के किसमें, प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कह देंगे भाई। द सम ऑफ power of concentration of reactant molecules in the experimental rate law is called the order of reaction, is called the order of reaction। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। किसी है क्या, किसी, अच्छा, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया, बाहरी अभिक्रिया, हर जगह अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में, के प्रायोगिक वेग समीकरण में, प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं, अभिकारक की सांद्रताओं की क्या भाई, घातों के योगफल को, घातों के योगफल, अच्छा तो योगफल मतलब जोड़, अच्छा तो जोड़ना आप जानते हैं, योगफल को अभिक्रिया की, बोलिए ना क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं,
अभिक्रिया की क्या कहते हैं भाई? कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बात समझ में आई? प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की जो घातें आप चढ़ाएंगे उन घातों को जोड़ देंगे, पूरे अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि अल्फा, बी के सापेक्ष कोटि बीटा, पूरी अभिक्रिया की कोटि अल्फा प्लस बीटा। तो हमने लिखा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योगफल को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अंग्रेजी लिख देता हूं, द सम ऑफ सम मतलब योगफल, ऑफ पावर, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ रिएक्टेंट molecules in the experimental rate law, experimental rate law, the sum of power of concentration of reactant molecules in the experimental rate law is called rate of reaction, is called order भाई, rate ना, is called order of reaction, तो ये हमने आपको बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रायोगिक वेग समीकरण होगा उनमें अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का जो योगफल होगा उसे ही आप अभिक्रिया की कोटि कहेंगे, यानी सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बात समझ में आई बच्चों? चलिए तो मैं साइड होता हूं और आप इसको कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन नोट बनाते चलिए, मज़ा आएगी बिल्कुल। आप नोट बना लीजिए, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। इसके बाद आगे की चीज़ें हम आप अभिकारक के उन अणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं जिनकी सांद्रता बदलने से दर बदलती है। अभिकारक के उन अणुओं की सांद्रता या संख्या जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलेगी, आप उसको क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि। या करके आप दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, अभिकारक के उन अणुओं की संख्या, अभिकारक के उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलती है, जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, संख्या है भाई, कहलाती है। तो आपको क्या बताया हम? ऐसे अभिकारक जिनकी सांद्रता समय के साथ चेंज होगी, यानी जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया की दर भी बदलेगी, उनकी संख्या को आप कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो बात समझ में आई स्टूडेंट? अब देखिए इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, द नंबर ऑफ reactant molecules
द नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecules, number of reactant molecules, whose concentration changes, whose concentration changes with the change of time, is called the order of reaction। तो बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आई? हमने क्या कहा? अभिकारक के ऐसे अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलेगी, यानी आप कह सकते हो कि जिनकी सांद्रता बदलने से भाई अभिक्रिया की दर बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है। उसकी संख्या को आप क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि कह देंगे। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस विद द चेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बोलो प्यारे बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं? आएगी, लेकिन कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। जैसे जलाएंगे सब समझ में आएगा। जो लोग पिछली वीडियो देखें उनको और बेहतर समझ में आएगा। तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। अब कुछ मैं इसका लक्षण बता देता हूँ, लक्षण बताऊँगा। करिए शॉर्ट स्क्रीन। क्या कहा? जिनकी सांद्रता समय के साथ बदलेगी उसको क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि। यानी जिनकी सांद्रता बदलने से दर बदल जाएगी उसको आप क्या कहेंगे? अभिक्रिया की कोटि। यानी जैसे मान लो भाई किसी भी परिवार में 10 सदस्य हैं, ठीक है। अभी एक नया शब्द आएगा। ये 10 की जो संख्या है, कोटि एक संख्या होती है, और ऐसे अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता बदलने से दर क्या होती है? बदलती है। या प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल होता है, यही ना। अब 10 लोग हैं तो ये 10 की जो संख्या होगी, ये मान लीजिए खाना खाने की अभिक्रिया कर रहे हैं, तो 10 की संख्या उसकी आणविकता होगी। क्या कहलाएगी भाई? आणविकता। अभी आगे आएगा। ये कुल जो संख्या होती है ये आणविकता होगी। लेकिन इन सबों का खाना सिर्फ एक कमाने वाला, उस पर निर्भर करता है। इनका भरण पोषण एक लोगों पर निर्भर करता है। तो जिस पर निर्भर करेगा यह कोटि होगी। यह एक सदस्य जिस पर सभी लोग निर्भर हैं वह कोटि होगी, और पूरे सदस्यों की संख्या उसकी क्या होगी? आणविकता होगी। अब इसी तरह से जिनकी सांद्रता बदलने से दर बदल जाती है। अब ये न रहे तो परिवार में समस्या है, मुखिया हैं और 10 लोग, कुल संख्या आणविकता। जिन पे पूरा परिवार निर्भर है वह उसकी कोटि। बात समझ गए ना? तो ये होता है थोड़ा सा फर्क, आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन बच्चों। चलिए, कर लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। बड़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है दिन प्रतिदिन। केवल जुड़ते रहिए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, फैला दीजिए दोस्तों में। देखिए, अच्छा चलिए अब कोटि के लक्षण पढ़ते हैं। तो कोटि जो है, कोटि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर। कोटि के लक्षण। तो अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? कोटि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बोलो ना, अरे बोलो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि के लक्षण। तो पहला लक्षण देखो भैया, हमने कहा है कोटि होती क्या है? अगर अभिक्रिया इस टाइप की है, किस टाइप की? अरे किस टाइप की? अभी तो लिखा था। तो अभिक्रिया इस तरह की थी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, अंडरगो चेंज इनटू प्रोडक्ट। यानी ये उत्पाद बना रहे हैं। हाँ, उत्पाद बना रहे हैं तो अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब। अच्छा, तो अब इसका प्रायोगिक वेग समीकरण आर बराबर क्या लिखते हो? के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर अल्फा। है, ये अल्फा कहाँ से आ गया?
प्रैक्टिकल से पता चलेगा। अच्छा तो बीटा क्या है? अरे भैया ये मौसी के लड़के हैं भैया, एक दूसरे के भाई भाई हैं, ए की सांद्रता की घात है और ये बी की सांद्रता की घात है। कोटि क्या कहा था? अरे भाई गजब का हो गया यार, तमाशा है। कोटि बराबर अल्फा प्लस बीटा, घातों का योगफल, यही ना कोटि कहा था। और अब जान लीजिए कि यह कोटि है, तो आप ये जान लीजिए कि अगर यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो, यानी सांद्रताओं की घातों का योगफल 0 हो, तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। क्या होगी भाई? शून्य कोटि, शून्य कोटि, यानी इसको आप कह दोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का योगफल 0 होगा। दूसरी बात की तरफ चलिए, यदि क्या यदि भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, तब क्या होगा? तब अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि होगी, तब अभिक्रिया की कोटि प्रथम होगी जनाब, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। तीसरी बात, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो जाए, अल्फा प्लस बीटा यानी घातों का योगफल 2, अल्फा प्लस बीटा मतलब घात, तो अभिक्रिया क्या होगी? द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि यानी सेकेंड ऑर्डर। क्या होगा भाई? सेकेंड ऑर्डर। और जब अल्फा प्लस बीटा का योगफल भाई 3 हो जाए, यानी वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल 3 हो जाए, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तृतीय कोटि, तृतीय कोटि। तो आगे समझने के लिए इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा भाई, थर्ड ऑर्डर। और जब इसको बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे तो आप बखूबी आगे की टॉपिक को समझेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कर लेंगे, प्रथम को भी परिभाषित कर लेंगे, द्वितीय को भी परिभाषित कर लेंगे, और भाई तृतीय कोटि को भी परिभाषित कर लेंगे। बोलो कर लेंगे कि नहीं? तो आसान है, समझिएगा। घातों का योगफल 0 तो शून्य कोटि, घातों का योगफल 1 तो प्रथम कोटि, घातों का योगफल 2 तो द्वितीय कोटि, घातों का योगफल 3 तो तृतीय कोटि। तो क्या कर लोगे ना भाई? चलिए, ये तो पहली लक्षण की पहली पॉइंट। दूसरी बात जो है इसका लक्षण की कोटि एक प्रायोगिक मान है, कोटि का मान प्रायोगिक होता है, यानी प्रयोगों पर निर्भर होता है। कोटि का मान कैसा होता है? अरे कोटि ना भाई, कोटि बोल रहा हूं। कोटि का मान प्रायोगिक होता है, प्रायोगिक होता है, कोटि का मान प्रायोगिक होता है। अर्थात समीकरण से या समीकरण देखकर या रासायनिक अभिक्रिया देखकर आप कोटि नहीं, समीकरण देखकर आप कोटि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं या लिख सकते हैं। यानी कि आप कोटि का मान प्रायोगिक होता है, जब तक आप लैब में नहीं जाएंगे तब तक आपको कोटि पता नहीं चलेगी। और अर्थात समीकरण को देख करके आप उसकी कोटि का पता नहीं लगा पाएंगे, आपको लैब में जाना पड़ेगा। यानी कोटि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैव एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नॉट थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बात समझ में आई? कोटि का मान प्रायोगिक होता है, अर्थात समीकरण को देख करके आप कोटि का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो बात समझ में आई? तीसरी पॉइंट में आगे बताता हूं। तो अगली पॉइंट इसको रब करता हूं, आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए,
कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन और आगे की टॉपिक हम शुरू करते हैं। आगे की कार्यवाही तब शुरू होगी जब इसको मैं मिटाऊंगा। जब इसको मैं मिटाऊंगा तब आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो मिटा दे रहा हूं, समझते चलिए, एक भी वीडियो मिस न करेंगे, बेहतर समझ में आएगा। चलिए तीसरी बात क्या है, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। तीसरा लक्षण, कोटि का कोई मात्रक भी नहीं होता। भाई संख्या है तो कोई मात्रक होगा। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। नो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए नंबर। कोटि क्या है? एक संख्या है। जब कोटि संख्या है भाई तो आप हमको बता दो संख्या का कोई मात्रक हो तो नहीं है। जब कोटि का कोनो मात्रक नहीं तो सीधी सी बात है, हमने वही लिख दिया। समझ में आई बात? चलिए चौथी बात, अब जो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता समान भी हो सकती है, समान भी हो सकती है और असमान भी, और असमान भी। यानी अभिक्रिया की कोटि व आणविकता समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। बात समझ गए? यानी सिंपल देखिए मैं बात बता रहा हूँ। आणविकता एक नया शब्द आया है नया, ये मेरे पे उधार कर दीजिए भाई, आगे आपको बेहतर समझा दूंगा। बात समझ में आई? बहुत अच्छा। जैसे एक सिंपल उदाहरण बता दे रहा हूँ। सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या आणविकता होगी। यानी जितना अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे टोटल आणविकता, लेकिन जिनकी सांद्रता बदलने से दर बदलेगी वह आणविकता, सॉरी कोटि। कोटि उन अणुओं की संख्या बताता है जिनकी सांद्रता बदलने से दर बदलती है। आणविकता टोटल अणुओं की संख्या को बताता है जितना सरल अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक ना? तो जैसे 10 लोग परिवार में हैं और इसमें सिर्फ कमाने वाला 1 ठो है, खाने वाले 9 ठो हैं, तो आई जो ये संख्या है 1, यह इसकी कोटि होगी। क्या होगी? कोटि होगी, क्योंकि इस पर सब लोग निर्भर हैं। और यह टोटल संख्या क्या होती है? आणविकता। तो देखो आणविकता 10 है लेकिन कोटि कितना है? 1। अब ऐसा हो सकता है कि 10 अगर हैं परिवार के सदस्य तो 10 का 10 बेचारे 10 में 10, यानी सब कमाने वाले हैं, सभी लोग पारिवारिक खर्च मेंटेन कर रहे हैं, तो 10 पर निर्भर भी करेगा और टोटल सदस्य भी 10 हैं और 10 खाने की क्वालिटी को मेंटेन भी करते हैं। तो आणविकता भी 10 और कोटि भी 10। अगर 10 कमाने वाले हैं, अपने पारिवारिक खर्च को देखने वाले हैं, तब 10 आणविकता यानी कुल सदस्य भी 10, कमाने वाले भी 10। यहाँ 10 तो टोटल आणविकता 10, लेकिन 1 पर सभी लोग निर्भर हैं, कमाने वाला 1 है तो कोटि 1। बात समझ गए ना? तो बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अब बताते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपको बताएंगे। यह आपको समझाने के लिए हैं, समझ लिए होंगे तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, नोट में लिखिएगा। अगली पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट। वाह, अंतिम पॉइंट, आज की अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे। हम तो आपसे मिलते ही रहेंगे, अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे। अंतिम पॉइंट यानी किसी जटिल अभिक्रिया, किसी
जटिल अभिक्रिया की कोटि, जटिल अभिक्रिया की कोटि, कोटि अभिक्रिया के सबसे मंदतम पद, अभिक्रिया के सबसे मंदतम पद पर निर्भर करती है। शरारत नहीं बच्चों। किसी जटिल अभिक्रिया की कोट अभिक्रिया के सबसे मंदतम पद पर निर्भर करती है। The order of a complex reaction depend on the slowest step, निर्भर करती है। अब देखो एक चीज फिर नया आ गया। क्या नया आया कि ये जटिल अभिक्रिया क्या, तो मैं सिंपल सा बताता हूँ। देखो जटिल अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज़्यादा पद में पूरा होंगी उनको जटिल अभिक्रिया कहते हैं, और जो एक पद में पूरा हो जाती हैं उनको सरल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल अभिक्रिया। एक से ज़्यादा या एक में पूरा होंगी और एक से अधिक, दो या दो से अधिक पद में जो पूरा होंगी उसको आप क्या कहेंगे? जटिल अभिक्रिया। तो क्रिया विधि पढ़ाते समय मैं आपको बेहतर बता दूंगा कि कौन अभिक्रिया एक पद में पूरा होगी, कौन एक से अधिक पद में पूरा होगी। बस जानते रहिए, जो अभिक्रिया एक पद में पूरा होगी भाई वह सरल होगी या प्रारंभिक अभिक्रिया होगी। जो एक से ज़्यादा पद में पूरा होगी वह अभिक्रिया जटिल होती है, और जटिल अभिक्रिया की जो कोटि है वह सबसे धीमी गति से होने वाले पद पर निर्भर करती है। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं, इस समय मॉडर्न में जब आपको उजाला चाहिए होता है, अगर लाइट आई है तो एक स्टेप में आप बल्ब की स्विच ऑन करोगे तो उजाला हो जाएगा, यानी एक स्टेप का काम है। आप कुछ साल पहले चले जाओ, अपने बाबा अपने पापा के ज़माने में उजाले की आवश्यकता होती थी तो पहले लालटेन खोजते थे या लैंप खोजते थे, फिर माचिस खोजते थे, उसकी तीली निकालते थे, माचिस को बंद करते थे, खिचिक करते थे। जब ऐसे खिचिक करते थे तो वो जलती थी, और जलने के बाद फिर लालटेन का शीशा नीचे करते थे, फिर उसमें तीली लगाते थे, फिर बंद कर देते थे। तो बहुत सारा पद हो गया, बहुत सारा क्रियाकलाप। तो यह जटिल अभिक्रिया है, और आप स्विच एक बार ऑन किए उजाला हो गया, यह सरल अभिक्रिया। तो बात समझ में आई स्टूडेंट? ये रहा। और आप सोचोगे सर मुझको ये ना समझ में आ रहा है, ये कह रहे हैं कि जो जटिल अभिक्रिया, ये तो बता दिए कि जो एक से ज़्यादा पद में पूरा होगी वह जटिल होगी, लेकिन उसकी कोटि सबसे मंदतम पद पर काहे निर्भर करती है? कैसे? ये मेरे भेजे में नहीं घुस रही है, घुसाइए इसको। अच्छा, तो मैं उसी लिए भाई हूँ, जुड़िए तो सर्वोदय ग्रुप से। देखिए भेजे में नहीं, रग रग में केमिस्ट्री घुसा दूंगा। ब्लड में केमिस्ट्री बहने लगेगी, ब्लड में, इसमें ब्लड में। तो जुड़िए तो। मंदतम पद पर कैसे निर्भर करती है? चलिए आपके ही दैनिक जीवन से जुड़ा एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है। साइकिल नहीं, कौन चला रहा साइकिल? मोटरसाइकिल मान लीजिए बनाने की, मान लेते हैं साइकिल है। साइकिल बनाने की फैक्ट्री है मान लीजिए, मेरे पास नहीं है भाई, आई एम ए पुअर पर्सन। तो साइकिल बनाने की फैक्ट्री मान लीजिए है। अब इसमें पर डे, एक दिन में सपोज करिए जो फ्रेम बन रहा है साइकिल का वह 500 बन रहा है, 500। उसका जो पहिया, रिंग सहित, ट्यूब टायर सहित पहिया मान लीजिए 300 बन रहा है पर डे, ठीक ना। पैडिल मान लीजिए बन रही है 100, और सीट जो है वह मान लीजिए 50 बन रही है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर सीट न हो साइकिल में तो आपकी क्या दशा होगी आप जान ही रहे हो, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। और शेष पार्ट जो बच रहा है, शेष पार्ट
वह मान लीजिए 1000 बन रहा है, पर डे की बात बता रहा हूँ, है ना। तो अब बताइए, अब मैं कहूँ बताइए टोटल कितनी साइकिलें पर डे बन के तैयार होंगी टोटल। तो जो चीज़ सबसे कम बना है, यानी पैडिल सबसे कम बनी है, ऐसा तो है नहीं कि बिना पैडिलिया के बना के दे दोगे। पैडिल मतलब वो धुर्रा उर्रा उसके सही जो लगा होता है चैन कवर में, है ना। तो 100 अगर बन रही है तो एक दिन में 100 साइकिल आप बना सकते हो ना। पूरी कंप्लीट साइकिल 100 बना के एक दिन में दे पाएगी कंपनी ने। कितनी? पूरी 100 साइकिल बना पाएगी, बाकी आधी अधूरी रहेगी। कंप्लीट कितनी होगी? 100 होगी। क्यों? क्योंकि सबसे कम पैडिल बन रहा है और पैडिल पर ही निर्भर करेगा कि टोटल साइकिल की संख्या कितनी बनेगी फैक्ट्री में। तो 100 बनेगी, बाकी आधे अधूरे पार्ट रहेंगे कि पैडिलें नहीं रहेगी। सॉरी, सीट उससे कम है 50। क्या उससे कम है? 50। तो टोटल कंप्लीट साइकिल कितनी बनेगी? 50 बनेगी, क्योंकि बिना सीट की साइकिल तो दी नहीं जाएगी, है ना। तो सबसे कम उत्पाद होगा, यानी 50, जो सबसे कम मात्रा में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका उत्पादन हो रहा है, जो सबसे कम बनाया जा रहा है, कुल साइकिल बनने की संख्या उसी पर निर्भर कर रही है। उसी तरह से जो अभिक्रिया एक से अधिक पद में पूरा होगी, उससे सबसे मंदतम पद होगा, यानी जो सबसे धीमी गति से होगा, उस पर ही निर्भर करेगी उस अभिक्रिया की कोटि। जैसे 500 फ्रेम बना, 300 पहिया, 100 पैडिल, 50 सीट, शेष पार्ट 1000। तो भाई 1000 पे तो निर्भर नहीं करेगी। अरे बिना फ्रेम, बिना पहिया, बिना पैडिल की साइकिल तो बनेगी नहीं। सीट भी चाहिए, जरूरी है ना, है जरूरी ना। तो 50 बन के तैयार होगी कंप्लीट साइकिल, क्योंकि सबसे कम सीट बन रही है और यही निर्धारित करेगी कंप्लीट कितनी साइकिल बन के फैक्ट्री में तैयार होगी। उसी तरह से जो सबसे धीमी गति से होगा, उसी पद पर अभिक्रिया की, जटिल अभिक्रिया की कोटि निर्भर करेगी। तो बात समझ गए स्टूडेंट? क्लियर? ये समझाने के लिए बताया, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए आगे की कार्यवाही, अंतिम बात बता करके आज आप से अलविदा लूंगा, वाणी को विराम दूंगा, ठीक है। कोटि का मान, क्या बोल रहा हूँ बार बार, कोटि का मान, कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता, यानी शून्य भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक तो होता ही है। शून्य भी होगी कोटि का मान और भिन्नात्मक भी हो सकता है। तो बात समझ गए स्टूडेंट्स? किसी को कोई परेशानी? नो डाउट, बात समझ गए। बहुत अच्छा, कर लीजिए इसको शॉर्ट स्क्रीन और रोज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नियमितता जरूरी है। अगर रेगुलरिटी आप बना लेंगे तो केमिस्ट्री में महारत हासिल कर लेंगे। किसी भी विषय को पढ़ना हो, जब तक आप नियमित नहीं होंगे, अपने आप को रेगुलर नहीं करेंगे, तब तक आपका मन संयमित नहीं होगा और आप बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर करिए अपने आप को, रोज़ 1-1 घंटे, 45-45 मिनट, जिस हिसाब से आप टाइम टेबल सेट किए हैं उस हिसाब से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और मैं जल्द ही आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आने वाला हूं। आपको ऊर्जा दी जाएगी, लेकिन पढ़ाई की गति पे बाधा और विराम मत लगाइए। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। आपका सहयोग मिल रहा है, आपका स्नेह मिल रहा है। उस आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग के लिए मैं सर्वोदय ग्रुप, पूरे ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा स्टूडेंट, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर और इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद।